हेलो फ्यूचर टीचर्स, क्या सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं? तो आज का ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिकी, कॉन्सेप्ट बेस्ड एंड एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो को अंत तक देखिए और खुद को टेस्ट कीजिए आप कितने रेडी हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की योजना में ग्रिड प्रणाली का क्या अभिप्राय है? ए, भवनों का अनियमित निर्माण। बी, सड़कों पर एक दूसरे को संपूर्ण पर काटना। सी, केवल मुख्य मार्गों का निर्माण। डी, नदी के किनारे बस्तियों का विकास। आप ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन सही आपको लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, समकोण पर काटना सड़कों का एक दूसरे का। कारण यह है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, नगर योजना यहाँ अत्यंत विकसित थी और ग्रिड प्रणाली का अर्थ है सड़कों को इस प्रकार से बनाया गया था कि वे एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थी, जिससे पूरा शहर वर्गाकार या आयताकार खंडों में विभाजित हो जाता था। निम्नलिखित में से किस स्थल को सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर माना जाता है? ए, हड़प्पा। बी, मोहनजोदड़ो। सी, लोथल। डी, कालीबंगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह माना जाता है। यहाँ पर एक विशाल गोदी या डॉकयार्ड या आजकल जो बंदरगाह हम कहते हैं पत्तन, वो मिला है जो समुद्री व्यापार का संकेत देता है। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में स्वर्ण मुद्रा के व्यापक प्रचलन का क्या संकेत मिलता है? कृषि पर निर्भरता में कमी। बी, व्यापार और समृद्धि में वृद्धि। सी, केवल धार्मिक गतिविधियों में वृद्धि। डी, विदेशी आक्रमणों में वृद्धि। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है। और गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं का जो व्यापक उपयोग था आर्थिक समृद्धि और सुदृढ़ व्यापार का संकेत देता है। इससे स्पष्ट होता है कि आंतरिक और बाहरी व्यापार दोनों ही विकसित थे। सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानागार का प्रमुख उपयोग क्या माना जाता है? ए, जल संग्रहण। बी, धार्मिक अनुष्ठान। सी, सिंचाई कार्य। डी, व्यापारिक गतिविधियां। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, धार्मिक अनुष्ठान। मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार था वो एक विशेष संरचना थी और जिसे धार्मिक विद्वान जो हैं धार्मिक अनुष्ठान के लिए उपयोग करते थे, जिसकी जल रोधक बनावट और जल निकासी प्रणाली बहुत ही उन्नत थी। गुप्त काल में प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस शासक से है? ए, चंद्रगुप्त प्रथम। बी, समुद्रगुप्त। सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। डी, कुमारगुप्त। ऑप्शन नंबर बी सही है, समुद्रगुप्त से संबंधित है। और प्रयाग प्रशस्ति जो है इलाहाबाद के स्तंभ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर स्तंभ लेख है ये। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे जिनका नाम था हरिसेन, इनके द्वारा ये रचित है, जिसमें समुद्रगुप्त की विजयों, दिग्विजय और राजनीतिक नीति का वर्णन मिलता है। 1919 के रॉलेट सत्याग्रह के दौरान गांधी जी द्वारा अपनाई गई रणनीति का मुख्य स्वरूप क्या था? ए, विधायी परिषदों का बहिष्कार। बी, सशस्त्र विद्रोह। सी, देशव्यापी शांतिपूर्ण हड़ताल। डी, केवल किसानों का आंदोलन। फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है, देशव्यापी शांतिपूर्ण हड़ताल। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया, जिसमें देश भर में शांतिपूर्ण हड़ताल आयोजित की गई। इसका उद्देश्य था अहिंसक तरीके से विदेशी सरकार पर, ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना। 1920 के नागपुर अधिवेशन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन में किस प्रकार का परिवर्तन किया गया? अब ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है। मैं ऑप्शंस को पढ़ नहीं रही हूँ क्योंकि समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है, संगठन को प्रांतीय आधार पर पुनर्गठित किया गया और भाषाई और प्रांतीय आधार पर किया गया। सदस्यता को आम जनता के लिए खोल दिया गया। 1930 के दांडी मार्च को गांधी जी ने आंदोलन की शुरुआत के लिए क्यों चुना? ए, नमक कानून आम जनता के जीवन से जुड़ा था। बी, यह ब्रिटिश सेना के खिलाफ युद्ध था। सी, इससे केवल व्यापारियों को लाभ होता था। डी, यह केवल तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करता था। फ्रेंड्स, ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। और हाँ, अगर आपको जरा भी वीडियो मेरी अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए सही है, नमक कानून आम जनता के जीवन से जुड़ा था और नमक की हर व्यक्ति को आवश्यकता है, उस पर कर लगाना अन्यायपूर्ण था, इसीलिए गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर आम जनता को आंदोलन से जोड़ा। 1916 के लखनऊ समझौते में कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को दिया गया प्रमुख राजनीतिक आश्वासन क्या था? मुस्लिम लीग को कौन सा आश्वासन दिया गया दोस्तों? ध्यान से आप देखिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे दीजिए।
ऑप्शन नंबर सी सही है, पृथक निर्वाचन प्रणाली की स्वीकृति। लखनऊ समझौते में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन प्रणाली की जो मांग थी उसको एक्सेप्ट कर लिया, जिससे दोनों के बीच सहयोग स्थापित हुआ। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किस उद्देश्य से दिया गया था? क्या उद्देश्य था दोस्तों? ध्यान से देखिए और बताइए, ऑप्शन में से आप चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर बी सही है, स्वतंत्रता के लिए अंतिम संघर्ष के लिए। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने 1942 में दिया, जिसका अर्थ था अब स्वतंत्रता के लिए निर्णायक संघर्ष किया जाएगा। शून्य के सिद्धांत और दशमलव प्रणाली का व्यवस्थित प्रतिपादन किसने किया? भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, वराह मिहिर। भारतीय गणित में शून्य और दशमलव प्रणाली का व्यवस्थित सिद्धांत ब्रह्मगुप्त द्वितीय ने दिया, और इन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में शून्य के साथ गणितीय क्रियाओं के नियम दिए। भास्कराचार्य जो थे ये बाद के गणितज्ञ थे, ध्यान दीजिएगा। और सी में आर्यभट्ट ने महत्वपूर्ण योगदान किस पर दिया? शून्य के नियम को व्यवस्थित रूप से ये नहीं दिए थे। और डी जो है ये वराह मिहिर जो थे एक खगोल शास्त्री थे। दिल्ली सल्तनत में मुशर्रफ ए ममालिक का मुख्य कार्य या मुख्य उत्तरदायित्व क्या था? न्यायिक निर्णय देना, बी आय व्यय का लेखा जोखा रखना, सी सैन्य व्यवस्था का संचालन करना, डी धार्मिक मामलों की देखरेख। मुशर्रफ ए ममालिक जो था वित्त विभाग का अधिकारी था, जो राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। निम्न में से किस ग्रंथ में पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने का विचार व्यक्त किया गया है? ए पंच सिद्धांतिका, बी लीलावती, सी सूर्य सिद्धांत, डी आर्यभट्टीय। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, आर्यभट्टीय। आर्यभट्टीय में आर्यभट्ट ने पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने का विचार प्रस्तुत किया। थोड़ा सा दोस्तों हम बाकी के ऑप्शंस पर भी गौर कर लेते हैं। पंच सिद्धांतिका जो है ये वराह मिहिर जी का एक ग्रंथ है, और लीलावती की बात करते हैं तो भास्कराचार्य जी का एक गणितीय ग्रंथ है। सूर्य सिद्धांत खगोलीय गणनाओं की से संबंधित है। प्यारे दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आंसर आप स्वयं दीजिए, क्योंकि हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ अपने अलग अलग वीडियोस में, और इस क्वेश्चन को मैं ला भी चुकी हूँ। ऑप्शन नंबर सी सही है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण इसलिए लागू किया ताकि उसकी विशाल सेना को सस्ती दरों पर आवश्यक वस्तुएं मिल सके। गुप्तकालीन प्रशासन में कुमारामात्य पद का संबंध किससे था? गुप्त काल में ये एक पद था, पोस्ट, केवल सैन्य संगठन, बी धार्मिक अनुष्ठान, सी स्थानीय ग्राम प्रशासन, डी शाही प्रशासनिक एवं सचिवीय कार्य। कुमारामात्य जो था ये गुप्त काल में उच्च प्रशासनिक अधिकारी होते थे, और इनका जो काम था शाही प्रशासन और सचिवीय कार्यों से जुड़ा हुआ था। इक्ता प्रणाली का संबंध किससे था? ए व्यापारिक नियंत्रण, बी न्यायिक व्यवस्था, सी भूमि राजस्व प्रशासन, डी धार्मिक कर संग्रह। फ्रेंड्स, ये जो इक्ता प्रणाली थी दिल्ली सल्तनत की एक प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसमें भूमि अधिकारियों को इक्ता दी जाती थी, जिससे कि वे प्राप्त राजस्व से प्रशासन व सेना का खर्च चलाते थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। बात कर लेते हैं ए की, तो यह व्यापार से बिल्कुल भी संबंधित नहीं थी। मेहरौली लौह स्तंभ किस गुप्तकालीन शासक से संबंधित माना जाता है? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। मेहरौली का लौह स्तंभ जो है चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य भी कह सकते हैं, से संबंधित माना जाता है। यह उन्नत धातु कर्म का तकनीक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। दीवान ए अर्ज का प्रमुख कार्य क्या था? ए धार्मिक मामलों का संचालन, बी न्यायिक अपीलों का निपटारा, सी वित्तीय नियंत्रण, डी सैन्य व्यवस्था। फ्रेंड्स, आप भी ध्यान से देखिए कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। दीवान ए अर्ज दिल्ली सल्तनत में सैन्य विभाग का एक प्रमुख अधिकारी था, जो सेना की भर्ती, प्रशिक्षण और अनुशासन देखता था। धार्मिक कार्य सदर उस सुदूर देखता था। ऑप्शन नंबर डी सही है। और न्यायिक जो कार्य था ये काजी द्वारा किए जाते थे। वित्तीय कार्य करने के लिए यहाँ पर दीवान ए विजारत था। दीवान ए विजारत, दीवान ए विजारत, दीवान ए विजारत। गुप्तकालीन समाज में विष्टि का तात्पर्य क्या था? ए व्यापारिक कर,
बी धार्मिक अनुष्ठान, सी अनिवार्य बेगार, डी स्वैच्छिक श्रम। वेस्टी जो था ये गुप्त काल में अनिवार्य श्रम या बेगार था, जिसमें लोगों को बिना वेतन के लिए वेतन के कार्य करना पड़ता था, कोई भी वेतन नहीं मिलता था। टंकारा शब्द का प्रयोग मध्यकालीन भारत में किस संदर्भ में किया जाता है? ए कर संग्रह, बी भूमि मापन, सी शैक्षिक प्रशिक्षण, डी सिक्कों की ढलाई। प्यारे दोस्तों, ये जो टंकारा शब्द है, ये सिक्कों की ढलाई से इसका संबंध था और टकसालों में सिक्के बनाने की प्रक्रिया को इससे जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। फ्रेंड्स, हमारा 20 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। अगर ये ट्रिकी प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया हो तो एक लाइक हमें जरूर दें। और हाँ, अगर आप इसी तरह के प्रैक्टिस सेट को और भी करना चाहते हैं, हल करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।